का पढ़ेंगे। अभी 1858 तक की हम लोग भूमिका बना रहे हैं कि क्या इन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए। तुम लोग के सामने खुद ही अपने आप रीजन आ जाएंगे। जब 1858 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने जाएंगे ना, तो देखते होगे किताबों में लिखाते हैं बहुत सारे रीजन, है ना, 6-6 पेज में सिर्फ रीजन रहते हैं। तो जब तुम इतना सारा पढ़ चुके होगे, तुम्हारे सामने सारे रीजन होंगे। जैसे राजनीतिक रीजन अभी तुम्हारे सामने है, क्या क्या इन्होंने किया। एक तो इन्होंने क्या किया, पहले तो सारे यूरोपियन आए यहाँ पे, है ना। कब से शुरू हो गए, 1498 से, राइट। फिर 1 बाई 1 कौन कौन से यूरोपियन आए। हाँ हाँ, ये आए सब। ठीक है, ये सारे आए। इसके बाद अब इनका आपस में संघर्ष हुआ। संघर्ष हुआ तो कुछ युद्ध होंगे, युद्ध होगा। उसके बाद फिर पहले तो ये बाहरी शक्तियों को भगा देंगे। 1 बाई 1 करके सारा पढ़ चुके हो, कब कौन सी डेट में हुआ। इसके बाद पलासी का युद्ध, पहली इंडियन शक्ति से, इंडियन राजा से इनका युद्ध होगा। फिर बक्सर, फिर मैसूर के युद्ध होंगे, कितने, 4। फिर मराठा युद्ध होंगे, है ना, 3 मराठा युद्ध। फिर सिंध। उसके पहले बीच में छोटे छोटे विदेशी पढ़ लोगे तुम, है ना, नेपाल के साथ हो गया। फिर म्यांमार का 24 से 26 के बीच में हो जाएगा, 1824 से 26 के बीच में पहला युद्ध। फिर सिंध हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, और धीमे धीमे डलहौजी आएगा, विलय। उसके अलावा तुम सारे मुगल शासक पढ़ चुके हो। औरंगजेब के बाद कौन कौन सा हुआ, सारे वायसराय पढ़ चुके हो, कौन सा वायसराय कब आया, मैन क्या काम हुआ इसके काल में, है ना। उसकी नीतियाँ पढ़ चुके हो। फिर पढ़ चुके हो प्रशासनिक और संवैधानिक विकास, कौन कौन से एक्ट के द्वारा इन्होंने शासन किया, किस एक्ट में क्या क्या काम हुआ, क्या प्रावधान थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। अब क्या पढ़ने जाना है, अभी तो राजनीतिक पढ़े हो। राजनीतिक का मतलब होता है युद्ध, युद्ध करना, शासन करना, कानून बनाना, सजा देना, मतलब आदमियों से रिलेटेड जो भी काम होता है वो राजनीतिक होता है। ठीक। दूसरा पढ़ेंगे अब हम लोग इनकी आर्थिक नीतियाँ। कुछ राजनीतिक थी तो कुछ मेन तो इनका मकसद क्या था, आर्थिक शोषण करना। मेन इनका मकसद रहेगा यहाँ से धन का दोहन करना। इंडिया से जो सोने की चिड़िया इसको बोला जाता था, धन लेके जाना ब्रिटेन अपने यहाँ, ठीक है। तो मेन तो इनकी आर्थिक नीतियाँ रहेंगी, है ना। तो हम इनका पढ़ेंगे क्या, आर्थिक नीतियाँ। क्या होता है आर्थिक नीतियाँ? हाँ हाँ, वो तो हम बोल ही रहे थे। उसके अलावा और क्या होता है? मतलब माध्यम क्या थे, पैसा किसी माध्यम से ले जाएंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि रखा हुआ है खुला उठा के ले जाओ, है ना। हाँ, व्यापार वगैरह करेंगे। इनकी 1 बाई 1 नीतियाँ पढ़ेंगे। नीतियों के लिए हमने इनके काल को 3 भागों में डिवाइड किया था कि अलग अलग काल में इनकी नीतियाँ इनकी परिस्थितियों के अनुसार क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। तो पहला काल कौन सा था, एक तो 1757 से इनका शुरू हो रहा है ना। उसके पहले तो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। उसके पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं कुछ दाम पे, अपने ही देश में ले जाके बड़े ऊंचे दामों पे बेच रहे हैं, और तो इनके बस का कुछ था नहीं, है ना। और ये बाहरी शक्तियों से इसलिए लड़ रहे हैं कि बाहरी शक्तियाँ इनके प्रतिस्पर्धा न करने लगें। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जहाँ से खरीद रहे हैं पता चले वो भी वहीं से खरीदने लगें, तो उनको भी उतना ही सस्ता मिले, वो भी इनके यहाँ बेचने लगे। तो इनकी लड़ाई सिर्फ इस बेस पे हो रही। प्लस थोड़ा बहुत राजनीतिक इनके मन में आ रहा है कि हमको राजनीतिक रूप से नियंत्रित करना है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, 1757 के बाद ये कब्जा करना शुरू करेंगे, दीवानी अधिकार इनको मिलेंगे, है ना। व्यापार के बहुत सारी छूट मिलेंगी। हाँ,
तो फिर इनकी नीतियाँ, मेन नीतियाँ तभी से बनेंगे। तो 1757 से 1813, दूसरा 1813 से 1858, और तीसरा 1858 से कब तक? 1947 तक। ये तीनों काल के बारे में पढ़ना है हमको, है ना, क्या नीतियाँ रही इनकी मेनली। अब इस काल में मैंने सबके नाम लिखाए थे, 1 बाय 1 बताओ क्या नाम थे। इस काल के नाम लिखाए थे ना, कोई उपनिवेशवाद, कौन सा उपनिवेश? अच्छा, इसमें औद्योगिक उपनिवेशवाद का काल कौन सा है? हाँ, कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात समझो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ता है। कॉमन सेंस से चीज़ें हल होती हैं। इतनी चीज़ें रट कभी नहीं पाओगे, कभी नहीं रट पाओगे, है ना। मैंने कब बताया? 1813 का तुम ही बता रहे थे ना, अधिनियम था चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के इनका क्या हुआ, अनुमति दे दी गई थी। कब का था अधिनियम? उसी दिन के लिए पढ़ के आए थे केवल, 1813 का था, राइट। और जब 1813 का अधिनियम था तो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया था? ये व्यापार को। औद्योगिक क्रांति हुई है उनके यहाँ, है ना। तो बीच वाला क्या होगा? ये औद्योगिक क्रांति का काल। ये वाला कौन सा होगा? वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का काल। आखिरी वाला क्या होगा? वित्तीय उपनिवेशवाद का काल। राइट, हो गए तीनों काल। पहले वाले में क्या होगा? वाणिज्यिक लिखा है, मीन्स व्यापार से संबंधित। पहला इनका उद्देश्य क्या रहेगा? हमको व्यापार करना है। अभी जो व्यापार हम करने के लिए जो सोना चांदी लेके आ रहे हैं ना, बुलियंस मैंने नाम लिखाया था, महंगी वस्तुएं, तो वो हमको लाने ना पड़े। हम इंडिया के पैसे से ही खरीदें चीज़ें और अपने यहाँ बेचें। ठीक, पहला ये उद्देश्य रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? 1770 के आसपास इनके यहाँ हो जाएगी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, है ना। जेम्स वाट क्या करेंगे? भाप के इंजन का आविष्कार हो जाएगा, है ना। भाप के इंजन का आविष्कार होगा, प्लस जो सूत काटने वाली मशीनें होती हैं, कपड़ा काटने वाली मशीनों के आविष्कार हो जाएंगे बहुत सारे। तो इनके यहाँ कपड़ा उत्पादन होने लगेगा। हमारे यहाँ जो लोग हाथों से बना रहे हैं वो तो उनकी कैपेसिटी है, 10 कपड़े बना पाएंगे एक दिन में। ये मशीनों से बनाएंगे एक दिन में 10-10 हज़ार बना रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने शुरू हो जाएंगे। इनके यहाँ सारी परिस्थितियाँ बनेंगी। तो जब इनके पास इतना उत्पादन हो रहा है तो इनको क्या चाहिए? बाजार चाहिए, प्लस कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल में क्या? कपड़ा बनाना है तो क्या होगा? कपास चाहिए, है ना। उसके लिए फिर ये नीतियाँ कब बनेंगी? इस टाइम में। आगे चल के क्या होगा? जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा विकास होता रहे, तो जितने कपड़े बिकने थे ब्रिटेन में बिक चुके, है ना। एक होता है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरतें, फिर तो आदमी को मिनिमम ज़रूरतें होती हैं। तुमको पहले कुछ चीज़ें चाहिए तो तुम क्या करोगे? घर हो जाए हमारे पास, गाड़ी हो जाए और थोड़ी सी सुविधाएँ हो जाएँ। इसके बाद क्या होता है? फिर ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों लें फालतू की चीज़ें, है ना। जब तक रिक्वायरमेंट है तभी तक तो चीज़ें लोगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि मंदी आ जाएगी। अब चीज़ों की मांग उतनी ज़्यादा नहीं होगी तो वहाँ पे बिकेंगी नहीं, और जब बिकेंगे नहीं तो रेट बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। रेट गिर जाएंगे तो वो क्या चाहेंगे? दूसरी जगह बेचें हम, है ना। तो जब यहाँ पे मंदी आ जाएगी, पैसा लगाना यहाँ पे लाभदायक नहीं रहेगा, तो पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, दुनिया भर से कमाया, तो अगला काल आएगा वित्तीय उपनिवेशवाद का काल। वित्तीय उपनिवेशवाद में क्या करेंगे ये लोग? पैसा को चाहेंगे कि हम दूसरी जगह ले जाके लगाएं, किसी अन्य देश में। तो उस हिसाब से नीतियां बनाएंगे। पैसा वो कहाँ लाएंगे? इंडिया में लगाएंगे, मेन उद्योगों में, है ना। उससे कमाएंगे फिर पैसा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग काल में होंगी। हम लोग को इनकी आर्थिक नीतियाँ पढ़नी है, ठीक है।
उपनिवेशवाद बता रहा हूँ मैं। उपनिवेशवाद मैंने बताया था, किसी को पता है क्या होता है? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। हेडिंग ही डाल दो उपनिवेशवाद। किसी भी देश को, पहले मतलब सुन लो, ठीक है, किसी भी देश को या प्रांत को डरा के धमका के उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना और शोषण के, किसके लिए? शोषण के लिए उसका आर्थिक दोहन करना। समझ में? किसी भी देश का हम क्या कर रहे हैं? नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। कैसे भी करें, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो आर्थिक शोषण के लिए इस तरीके का जब हम नियंत्रित करते हैं तो क्या होता है? उपनिवेशवाद। सेम चीज़ साम्राज्यवाद में आ जाती है। साम्राज्यवाद में भी सेम होता है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो उपनिवेशवाद में, लिखाई देता हूँ। किसी राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र या भूभाग पर शोषण के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। हो गया। अब इनका जो होगा, आर्थिक नीतियां किस किस क्षेत्र में होंगी ये बताओ मुझे। नीतियां का मतलब तो समझते हो ना? हम जो रणनीति बनाते हैं, है ना, कुछ पॉलिसी होती है ना, कोई काम करना है हमको, यहाँ पे क्लास में पढ़ाना है तो हमारी कुछ पॉलिसी होगी ना कि हमको जाना है यहाँ पे ऐसे खड़े होके ऐसे पढ़ाना है, स्टूडेंट को ये चीज़ें देना है। एक पॉलिसी होती है, नियम होते हैं हर चीज़ के। ठीक है, तो इसका भी वही है, आर्थिक नीतियाँ हैं, कुछ पॉलिसीज हैं। अब ये किस किस क्षेत्र में होंगी इनकी पॉलिसी? पैसा कहाँ कहाँ से आएगा इनका? हाँ, तो मेन क्षेत्र बताओ। ठीक है, पहला क्या होगा? कृषि। दूसरा क्या होगा इनका? अभी कहाँ से गवर्नमेंट टैक्स कहाँ कहाँ लगाती है? कृषि पे तो लगता नहीं टैक्स, हल्का सा लगता है, एक छोटा सा। व्यापार पे लगता है, उसमें उद्योग आ जाओ मेनली, है ना, उद्योग हो गया। तीसरा परिवहन। 3 चीजें होंगी इनकी। हाँ होगा, बताता हूँ कैसे था। क्या लगता है घोड़े पे ही घूमते रहे सब लोग? अभी कृषि में क्या होगा इनका? कृषि में एक क्या करेंगे? कृषि पे क्या करेंगे? कर लगाएंगे, है ना, जिसको क्या बोलेंगे? बंदोबस्त या कृषि पर कर। दूसरा क्या करेंगे? वाणिज्यीकरण कर देंगे कृषि का। ये कृषि को वो चीज़ें यहाँ पे उगवाएंगे जो खाने में यूज नहीं होती। नील हो गया, अफीम हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कपास हो गई, इन सब चीज़ों की खेती करेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कृषि का वाणिज्यीकरण। उद्योग में क्या होगा?
उद्योग को, ये इंडियन उद्योग को नष्ट कर देंगे एकदम पूरी तरह से, ठीक है। तो एक तो भारतीय उद्योगों का क्या हो जाएगा, विनाश। और कुछ आधुनिक उद्योग लगेंगे, तो आधुनिक उद्योगों की स्थापना, ठीक है। परिवहन में क्या होगा बताओ, मैंने बताया 1853 में क्या चीज़ शुरू हो गई थी, रेल। तो परिवहन में मेनली यहाँ पे रेलवे के बारे में ही पढ़ेंगे हम, कि रेलवे ये लोग लेके क्यों आए। कृषि पे ये लोग 150 साल में कितना करेंगे, 50 करोड़ खर्चा करेंगे, और रेलवे पे ये कितने साल में, सिर्फ 50 साल में 300 करोड़ खर्च करेंगे। तो कुछ तो मिल रहा होगा इनको। कोयला यहाँ से ब्रिटेन ले जा रहे होंगे। बहुत सारे, मेनली इसका देखो, रेलवे का मेनली विकास किया है अपने वहाँ से जो उत्पाद आ रहे हैं उसको गांव-गांव तक भेजना, और यहाँ से जो कच्चा माल है गांव-गांव से उठा के कहाँ भेजना, ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्री, ठीक है। इसके लिए हुआ है इनका काम। अब देखोगे ना, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे रेलवे जो लगी हुई थी, ऐसे ऐसे गांव में रेलवे पहुंची हुई है कि पता नहीं चलेगा। वहाँ पे अभी बस भी नहीं जा रही आज की डेट में, बट रेलवे पहुंची हुई है। साउथ तरफ जाओ तो वहाँ पे रेलवे पहुंची हुई है, एक ऐसे गांव में जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बसें भी नहीं चल रही और रेलवे पहुंची है। तो वो इसीलिए ही था कि एकदम लास्ट तक इन्होंने रेलवे पहुँचाई हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो कृषि में इनका अब क्या होगा, कर क्या लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भू राजस्व नीति, है ना। भू राजस्व, भूमि पे जो राजस्व लगाते, ये थोड़ा एग्जामों के लिए तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जामों में पूछते हैं जो भू राजस्व नीतियाँ होती हैं। पहली हेडिंग कृषि डाल लो, फिर डाल लिए। अब कृषि में क्या होगा, इनको टैक्स लेना है, टैक्स लेना है। अब डायरेक्ट घर घर जाके तो लेंगे नहीं, है ना। क्या करेंगे फिर, एक कुछ नियम बनाएंगे, एक कानून लेके आएंगे। वारेन हेस्टिंग्स के समय एक कानून आएगा, उस कानून में क्या होगा, खेती की जो ज़मीन होती है उसकी नीलामी कराएंगे 5 साल के लिए, उसको बोलेंगे पंचसल्ला, ठीक है। 5 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को नीलाम कर दी ज़मीन, वो क्या करेगा, सारी ज़मीन किसानों में बांट देगा। ज़मीन का असली मालिक कौन है, वही जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसको मिल गई वो। नीलामी का मतलब क्या होता है, जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसको ज़मीन मिल गई, वो सारे किसानों में बांट देगा। अब उन किसानों से क्या करेगा, लगान वसूलेगा। लेकिन ये प्रयोग इनका क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हर बार 5 साल में क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, है ना। अगली बार कोई और बोली लगा देगा, प्लस खेती का विकास नहीं हो रहा है। जो जमींदार आदमी रहेगा, जिसकी ज़मीन रहेगी, वो बहुत ज़्यादा शोषण करेगा। फिर अगला ये करेंगे फिर से प्रयोग, अब 1 साल के लिए सिर्फ नीलामी करेंगे, 1 साल के लिए नीलामी करेंगे। ये प्रयोग और बुरी तरह से असफल होगा। इसमें जो भी ज़मींदार बन के आएगा, ऊंची बोली लगाएगा, उसको लगेगा कि हमको मिल जाए, फिर वो किसानों से बुरी तरह से लेगा लगान। उसको तो छूट मिली हुई है कि तुम ऊंची बोली लगाओ, फिर जितना तुम ले पाओ लो। वो क्या सोचेगा कि हमको तो 1 साल के लिए ही मिली है, जितना ज़्यादा भूमि का दोहन कर सकें कर लो। भूमि के विकास के लिए कुछ नहीं करोगे, क्योंकि 1 ही साल के लिए हो, है ना। अभी तुम्हारी खुद की ज़मीन हो, तुमको कोई दे दे कि ये तुम्हारी है, तो तुम क्या सोचोगे, हम अपने खेत को अच्छे से बनाएं। जब खुद की नहीं है, ये पता है कि 1 साल के लिए हमको मिली है, तो क्या चाहोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें कर लो, फिर काम ख़त्म, है ना। सेम चीज़ होगा। तो ये प्रयोग हो जाएंगे असफल। फिर आएंगे कार्नवालिस। कार्नवालिस को स्पेशली इसके लिए निर्देश मिलते हैं जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के,
कि भू राजस्व नीति बनाओ, कोई स्थायी नीति हो। तो इन्होंने शुरू किया जमींदारी प्रथा। होती है जमींदारी, का नाम सुने हो? जमींदारी, इसको बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। जिसकी जमीन वो क्या करेगा? स्थायी का मतलब ये हो गया जिसकी जमीन वही फसल उगाए। जमींदारी, तुमने नाम नहीं सुना? जमींदार लोग होते थे पहले, क्या करते थे वो? पिक्चरों में देखते थे जमींदार साहब के यहाँ जाते थे लोग कर्ज मांगने। तो कभी जमींदार को देखे खेत पे ट्रैक्टर चलाते हुए? है ना? तो क्या होता था उसमें? हाँ, स्थायी बंदोबस्त का मतलब हुआ उन्होंने एक परमानेंट मालिक बना दिया कि मालिक तुम हो, अब तुम किसानों से खेती करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने तो इतना राजस्व फिक्स कर दिया, इतना तुमको जमा कराना है। एक डेट दे देते थे कि इस डेट में, हर महीने की इस डेट को तुमको ये राजस्व सूर्यास्त के पहले जमा करा देना। अगर सूर्यास्त हो गया, नहीं जमा करा पाया, तो तुम्हारी जमींदारी गई। क्या करेगा? नीलाम कर देंगे अगली बार उसको, जमींदारी को। नियम के बड़े पाबंद होते थे ब्रिटिश लोग, क्योंकि अनुशासन चाहते थे ना। अगर हम तुमको किसी चीज़ में थोड़ी सी छूट दे दें, अगले दिन तुम्हारा और क्या होगा, मन बढ़ेगा कि इतना किया था, इन्होंने बोला ही नहीं। तो वो बड़े पाबंद होते थे, चाहे सगा आदमी क्यों ना हो, खास आदमी। अनुशासन लाने के लिए हमको छोटी छोटी चीज़ों पे भी नियम के अनुसार चलना होता है, तब अनुशासन आता है। मैंने बताया सेना और पुलिस में अनुशासन कौन लेके आए? अंग्रेज लेके आए, है ना। अपने इंडियन लोग अभी भी अनुशासित नहीं होते हैं। अभी हम लोग सेना वगैरह में तो हैं, बाकी जगह हम लोगों में अभी भी बहुत कम अनुशासन है। जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं। जो यूरोपियन लोग मिलेंगे, अपने यहाँ थोड़ी सी छूट मिल गई, कहीं जाना है, कहीं पे भी जा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, ऑफिस में कोई ऐसा कोड नहीं है कि तुमको स्पेशली इस ड्रेस में आना है, तो आदमी किसी भी ड्रेस में पहुंच जाता है, रंग बिरंगे कपड़े पहन के, है ना, क्योंकि छूट मिल गई है, किसी ने कोई बना के नहीं दिया नियम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रिटिश में या ब्रिटेन तरफ जाओ, ऑफिशियल काम करने जा रहा आदमी तो आज भी वो कोर्ट में जाएगा, सूट टाई लगा के, कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं। तो अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पे छूट है वहाँ पे भी, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबको, जितने भी जमींदार हैं क्षेत्र विशेष के, जिला विशेष के, उनको बोलेगा अब इस ज़मीन का मालिकाना हक तुम्हारे पास। इस मालिकाना हक को क्या बनाएंगे, वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब तुम हो, आगे तुम्हारे पुत्र को जाएगा, फिर उनके पुत्र को जाएगी चीज़ें, जब तक कि तुम नियमों का पालन कर रहे हो तब तक। अगर तुमने जिस डेट को जमा करना है उस डेट को नहीं करा पाए तब तो तुम्हारी नीलाम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम नियमों के अनुसार सही से चल रहे हो तो ज़मीन तुम्हारी रहेगी। तुम किसानों से खेती कराओ, किसानों से लगान वसूलो, जितनी लगान वसूल सकते हो तुम्हारा। जबकि नियम में ये था, जमींदारी जो कानून आएगा, बंदोबस्त, कब आया था ये? 1793। कॉर्नवालिस का कब था समय? 86 से 86 से, ठीक है, 86 से 93 था। तो जाते जाते टाइम ये बंदोबस्त करके गया था, ठीक है। 1793 में क्या हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त लागू होगा। और इसमें क्या प्रावधान होगा, एक तो जमींदारों को सारी भूमि का मालिक बनाएंगे, दूसरा उसको वंशानुगत बना देंगे कि तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहेगा, प्लस उसको हस्तांतरणीय भी बनाएंगे। हस्तांतरणीय का मतलब क्या मतलब हुआ हस्तांतरणीय? तुम किसी को भी दे सकते हो, हस्तांतरण करते हो ना किसी भी चीज़ का, एक हाथ से दूसरे हाथ में दे देना। उसका मतलब यही हुआ कि तुम अगर जमींदार हो तो तुम अपनी ज़मीन को बेच भी सकते हो, गिफ्ट में भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और जिसको दोगे उससे उसको देना पड़ेगा। उन्होंने तो बीघा के हिसाब से बनाया हुआ है कि इतने बीघा पे इतनी लगान लगेगी, वो देनी है तुमको। तो इन्होंने इसको हस्तांतरणीय भी बना दिया, प्लस जमींदारों को पुलिस रखने का अधिकार भी दे दिया कि तुम पुलिस रखोगे क्योंकि तुमको इतना चीज़ दे रहे हैं। प्लस क्या होगा कि जो हिस्सा कर रहे हो तुम,
अगर तुमने 11 हिस्सा लिए, जितना भी पैसा लिया उसके 11 हिस्से करो, 10 हिस्से कहाँ जमा कराओ? सरकार के पास, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास, और 1 हिस्सा तुम अपने खर्चों के लिए रखो। ठीक है, 10/11 हिस्सा किसको देने हैं? सरकार को, मतलब 11 में से 10 हिस्सा, और 1 हिस्सा किसको रखना है? जमींदारों को अपने पास। प्लस जो सामुदायिक संपत्ति होती है उस पर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा। क्या होती है सामुदायिक संपत्ति? हाँ, समुदाय की जो रहती है, गांव की रहती है, ग्राम पंचायत में पंचायत भवन जाते हो, स्कूल जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, रोड, ये सब सामुदायिक संपत्ति है ना। इस पे जमींदारों का, जो उसके क्षेत्र में जो जो सरकारी संपत्ति है उस पे किसका अधिकार हो जाएगा? जमींदारों का। मतलब जमींदारों को एकदम पावरफुल बना देगा। वो क्यों बनाएगा? लगान तो वसूलेगा, प्लस अंग्रेजों को यहाँ पे अपना एक ऐसा साथी चाहिए था, ऐसा वर्ग चाहिए था जो उनका साथ दे। अगर स्थानीय स्तर पे कोई विद्रोह हो रहा है तो जमींदार क्या करें? उसको दबा दें। तो कभी भी देखो पिक्चर, बहुत सारी पिक्चरों में आते हैं जमींदार वगैरह, तो चलते हैं, सपोर्टर चलते हैं, गन लेके जा रहे हैं, वो किसी ने कुछ इधर उधर का किया, सीधा गोली मार के उड़ा देते हैं, है ना। प्लस इनको सपोर्ट, प्रशासनिक सपोर्ट बहुत रहता है, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। कहने को तो कानून का शासन है, बट कानून का शासन भी उन्हीं लोग के लिए है जो पावरफुल नहीं थे। जमींदारों का एक वर्ग बहुत पावरफुल बन जाएगा। आगे चल के देखोगे जितने भी ये जमींदार के लोग रहेंगे, ये जाएंगे विदेश में, इनके जो बच्चे होंगे ये विदेश में पढ़ के आएंगे और वहाँ से अंग्रेजी शिक्षा लेके आएंगे, फिर एक कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर यही देश को आज़ाद भी कराएंगे। अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं यही जमींदार के, जितने भी महात्मा गांधी हो गए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब उन्हीं लोगों के रहेंगे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह। ये सब लड़के किसके हैं? जमींदार के ही वो रहते हैं, क्योंकि इनके पास उतना पैसा तो होना चाहिए, तब तो विदेश में पढ़ने जाओगे। तो पैसा किसके पास रहेगा? या तो बिजनेसमैन के पास और या जमींदार के पास। तो ये जमींदारी प्रथा हो गई। कब शुरू हुई है? 1793 में। दूसरी प्रथा, अच्छा ये कहाँ कहाँ लागू होगी? 1793 पे इन लोगों का कहाँ कहाँ अधिकार हो गया था? मैसूर पे हुआ था अधिकार 1793 में। (92) में हुआ था, 1992 में। लेकिन उतना पूरा एक अधिकार होता ना, आधा राज ले लिया था, बांट दिया था। इनका पहले हुआ, इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार मिले थे, प्लस बाद में इन्होंने सूबेदार के माध्यम से वहाँ पे शासन भी स्थापित कर लिया। तो क्या होगा? यहाँ पे इनको क्या मिलेगा? यहाँ पे ये लागू करा देंगे। कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, प्लस बनारस का कुछ भाग रहेगा, वहाँ पे भी ये लागू होगा।